हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों? क्या हाल चाल है आपके? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल इन माय स्मॉल सा चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट और मेजरमेंट में। और आज का लेक्चर हमारा कुछ बेसिक होगा, इजी होगा और बहुत ही इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ये फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए आज की। पहला चैप्टर, ऑल्दो आपका पहला चैप्टर तो नेचुरल फिनोमिना है ना, लेकिन नेचुरल फिनोमिना को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तब डिस्कस कर लेंगे। बट आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हेडिंग लगा लीजिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, ये है आपका आज का पहला चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसको हमने कई पार्ट में क्लासिफाइड किया है, हम इसको अलग अलग तरीके से डील करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, चलिए तो देखिए यूनिट और मेजरमेंट में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। आपको ये थोड़ा सा डाउट होगा कि इसमें हमको सर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसको ब्रॉडली हमने 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, तो इसको आप भी 5 पार्ट में क्लासिफाइड कर लीजिए। ठीक है जी, और हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल हाँ, पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके जी, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, और थर्ड में हम लोग आ जाएंगे डायमेंशन एनालिसिस पे। डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, देन इसके बाद हम लोग अपने फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। चलिए आ जाइए, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ओके जी, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस के हम लोग अपने 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं क्लास 11th में, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और स्पैरोमीटर, हम उसका डिस्कस करेंगे और आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और साथ ही साथ स्पैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपको कैसे करना होगा। तो लास्ट हमारा डिस्कस हम लोग करेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ठीक है। और एरर एनालिसिस में हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी, याद रखिएगा। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज पढ़ेंगे, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और स्पैरोमीटर। स्पैरोमीटर पहले हम लोग पढ़ेंगे ये एरर एनालिसिस क्या है। हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन इन एरर, एडिशन इन एरर, डिवीजन इन एरर, सब्सट्रैक्शन इन एरर। ये तो हम लोग पहले एरर एनालिसिस से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स देखेंगे, स्क्रू गेज के, वर्नियर कैलिपर्स के और स्पैरोमीटर के। तो फटाफट से आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिए। ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर का टॉपिक है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत ही डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे इंपॉर्टेंट कैसे इसके कॉन्सेप्ट हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक चलेंगे और नीट के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे,
साथ ही साथ बोर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नीट के साथ साथ आईटी जेई मेंस के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग आईटी जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर या उससे पहले। तो पहले फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। चलिए बेटा, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको फटाफट से रफ कर दूं, मैं इसे फटाफट से रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसे हम करते हैं रफ और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स एप्लीकेशन, आई मीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। और इससे मेंस में और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए पहले तो ये समझिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखिए फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक है ना, जल्दी चलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को पहले तो हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी सिस्टम की या किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और एनी सिस्टम। किसी सिस्टम की या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होते हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजरेबल, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिजिकल लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, देखिए फिजिक्स में बहुत ढेर सारे लॉज हैं, है ना, नेचुरल लॉज बहुत ढेर सारे फिजिक्स में हैं। और लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ कोड की आवश्यकता है या कुछ कोड की रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जिस बेसिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इट इज द क्वांटिटी विच explain the physical laws and it is measurable, ये क्या होती है? measurable होती है। अब इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हेल्प कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, विद एंड इट इज मेजरेबल with the help of an instrument directly और indirectly। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजरेबल। सबसे पहली चीज याद रखेंगे, विच कैन बी मेजरेबल, जो मेजरेबल होती हैं और इनको हम मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, नाउ दूसरी बात आपको याद रखनी है, फिजिकल क्वांटिटीज एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, किसी सिस्टम की या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो इट इज अ क्वांटिटी विच एक्सप्लेन द फिजिकल लॉज, ये फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करती है। फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ कोड की जरूरत पड़ती है ना, जिसे बोलते हैं बेसिक लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में रिएक्शंस को समझने के लिए आपको बेसिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स वगैरह बोलते हैं। हमने इसके बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स के नाम भी याद किए हुए। 117 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सबका अलग अलग अपना नाम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसी तरीके से फिजिक्स में फिजिकल लॉज को समझने के लिए बेसिक चीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो आपको पहले अच्छी तरह से इसको नोट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरी बात आपको याद रखना है बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पहली होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्लेन्ड
explained with the help of मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं स्मॉल n से, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल u से। तो बच्चों याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 6 7 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और सिस्टम ऑफ यूनिट, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ी होगी, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ी होगी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। और चौथा हमारा होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये एमकेएस का क्या है, अपडेटेड वर्जन है। इसे हम लोग रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। किसे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट आपकी 4 तरह की होती है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप इतना अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है स्मॉल एन यू। क्या होता है, स्मॉल एन यू, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये याद रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, मास, लेंथ, टाइम, है ना, और मान लीजिए फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले लीजिए जिसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे कि आप घर से बाहर गए और आपको किसी शॉप पे जाकर चीनी लेना है, शुगर लेना है, तो आप क्या बोलेंगे शॉपकीपर से, भाई मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, है ना, आप बोलेंगे ना 5 किलोग्राम चीनी दे दो। तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, किलोग्राम क्या है, यूनिट है। तो देखो आपने किस फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, मास की बात करी है। ठीक है ना, तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। अब आप शॉपकीपर के पास जाके ये थोड़ी बोलोगे भाई मुझे 5 चीनी दे दो, गलत हो जाएगा ना। कहेगा 5 क्या, 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 5 टन क्या, या आप उसको ये बोल दो कि मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, तो बोलेगा भैया कितना किलोग्राम चाहिए, है ना। इसका मतलब फिजिकल पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ हमें सिस्टम ऑफ यूनिट भी चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप इसको ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू एन यू। बच्चों यहाँ पे Q क्या है, बच्चों यहाँ पे Q है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है मास, है ना, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, करंट हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, कुछ भी ले लीजिएगा, सब क्या है, फिजिकल पैरामीटर है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, और यू क्या है बच्चों, यू है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपको पता है, एक आपका एमकेएस सिस्टम होता है, एक आपका सीजीएस सिस्टम होता है, एक आपका एफपीएस सिस्टम होता है, और एक लास्ट आपका होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। एन आपको कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो यहां तो की बात थी Q इज इक्वल टू एन यू। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मान लीजिए कि आप शॉप गए, और जैसे मान लीजिए मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, मास, मैं किसकी बात करता हूं, मास की बात करता हूं। ठीक है ना, मास क्या है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों फिजिकल पैरामीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको फिजिकल पैरामीटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। आप जैसे मान लीजिए शॉप गए और आपने एक शॉपकीपर से कहा कि भैया मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो आपने शॉपकीपर से कहा कि भैया मुझको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। उसने कहा ठीक है,
एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि भैया मुझको 5000 ग्राम चीनी चाहिए। उसने क्या बोला कि उसको 5000 ग्राम चीनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। तो एक बात बताइए, पहले बच्चे ने बोला कि मुझको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, दूसरे बच्चे ने बोला कि मुझको 5000 ग्राम चीनी चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर तो कुछ भी नहीं है। दोनों में अंतर सिर्फ किसका है? सिस्टम ऑफ यूनिट का है। देखो, पहले वाले बच्चे ने कौन सा सिस्टम यूज किया? किलोग्राम सिस्टम यूज किया, जिसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। और दूसरे वाले बच्चों ने कौन सा सिस्टम यूज किया? ग्राम सिस्टम, मतलब सीजीएस सिस्टम यूज किया। लेकिन बात तो दोनों किसकी हो रही है? मास की हो रही है। पहले वाले बच्चे ने भी मास की बात करी और दूसरे वाले बच्चों ने भी किसकी बात करी? मास की बात करी। इसका मतलब फिजिकल पैरामीटर तो सेम हो सकता है, लेकिन हम इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी यूनिट को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि बेटा जैसे जैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। देखो, किलोग्राम एक बड़ा सिस्टम है, ग्राम एक छोटा सिस्टम है। तो जैसे जैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को डिक्रीज करेंगे, तो देखिए इसकी मैग्नेटिक वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एक बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कि जैसे जैसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ग्राम से किलोग्राम चले गए, ग्राम से जैसे ही किलोग्राम जाएंगे तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर गई कि नहीं? छोटी सिस्टम से बड़े सिस्टम में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों, जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट को इंक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है? अच्छा, मान लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट को आप डिक्रीज करते हैं, जैसे किलोग्राम से आप ग्राम में आ गए, तो आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सिस्टम ऑफ यूनिट को डिक्रीज करेंगे तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, 5 से 5000 हो गई। तो बेटे यहां पे डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी भी बात किसकी हो रही है? मास की बात हो रही है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में क्यू क्या रहेगा? क्यू रहेगा कांस्टेंट। क्यू क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर क्यू कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं क्या? क्यू कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब किसी भी सिस्टम की यूनिट, एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम डायमेंशन में यूज करेंगे। ठीक है बच्चे? तो याद रखिएगा, एन मल्टीप्लाई बाय यू बिकम कांस्टेंट। जैसे आपने यहां देखा कि इस बच्चे ने भी मास की बात करी, इस बच्चे ने भी मास की बात करी, तो मतलब फिजिकल पैरामीटर तो कांस्टेंट है, लेकिन उन्होंने चेंज क्या किया? उन लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करी और साथ ही साथ इन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट को भी चेंज कर दिया। और सिस्टम ऑफ यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिला? एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिली। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो ये चीजें आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या? और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू। क्या कह सकते हैं? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू। मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सिस्टम ऑफ यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे यू की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, देखो एन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है कि नहीं? हम यू को, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा डिक्रीज करेगा। और सिस्टम ऑफ यूनिट को हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा इंक्रीज करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिए। अब बात ये आती है कि आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग वगैरह में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, या साथ ही साथ आपके कंपटीशन लेवल में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? सर, इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ से इसके क्वेश्चन समझते हैं कि इसके क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, सबसे पहली बात बताइए, आपको याद है मैंने आपको इस तरह का एक ग्राफ बताया था कि जब कोई ग्राफ इस तरह से रिलेटेड हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? कुछ याद आ रहा है या भूल गए आप लोग? याद आई थिंक आपको आ रहा होगा। मैंने बताया था अगर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं y वर्सेस x के बीच में, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है बच्चे। कैसा ग्राफ मिलता है? हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा ग्राफ मिलेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिलेगा।
बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे यही तो बिल्कुल देखो इसी की तरह तो दिख रहा है, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे ये बताओ कि एन और यू के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें तो बच्चे कैसा ग्राफ मिलेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। हाइपरबोलिक ग्राफ आपको मिलेगा। तो अगर आपके स्कूल में टीचर ने आपसे पूछ लिया या आपकी कोचिंग में आपके टीचर ने पूछ लिया कि बच्चे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड और सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, तो आप क्या बताना? सर हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि एन वर्सेस यू का ग्राफ हमें कैसे मिलता है? हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। एक्सीलेंट। चलिए अब देखते हैं बच्चे, एक बात बताइए कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करूं n वर्सेस 1 अपॉन यू के बीच में, तो बच्चे n और 1 अपॉन यू क्या है? एक लीनियर है। देखो n और 1 अपॉन यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहां पे n और u एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे। तो जब n और 1 अपॉन यू का ग्राफ प्लॉट करना तो बच्चे कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना? तो तुम्हारा देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। पहला ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा ये क्लियर हो गया। जब आप मैग्नीट्यूड को और 1 अपॉन यू के बीच ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। बच्चे मैं तुम्हें तीसरा ग्राफ बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका टीचर आपके स्कूल में या आपके कोचिंग के आपके टीचर पूछ सकते हैं। आप तैयार रहिए हर चीज के लिए। बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बात बताइए, अगर आप एन यू वर्सेस यू के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, एन यू वर्सेस यू के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो बच्चे एक बात बताइए, एन यू हमेशा कांस्टेंट है। अगर एन यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि एन यू की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। एन यू बराबर कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? एन यू बराबर कांस्टेंट होने का मतलब होता है वैल्यूज कैनॉट, वैल्यूज कांट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बेटा एन यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो बिल्कुल कांस्टेंट है। यू को बढ़ाते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एन यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। आपको यहां से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ है? तीसरा ग्राफ आ गया। बच्चे अगर आपसे चौथा ग्राफ आपके टीचर ने पूछ लिया तो आप परेशान मत होइएगा। अगर आपसे कह दिया कि बच्चे एन यू वर्सेस एन के बीच क्या ग्राफ क्या होगा? वही होगा। एन की वैल्यू को बढ़ाओ घटाओ, बट एन यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आपने यहां पे जो बेसिक चीज समझी वो बेसिक चीज आपने ये समझी, एन इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू एन यू, कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें सिस्टम ऑफ यूनिट भी चाहिए या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी चाहिए। इन दोनों के बिना किसी एक का भी अगर कोई एक भी नहीं है ना तो फिजिकल पैरामीटर अधूरा है। जैसे जब आप चीनी लेने जाते हो तो आप कहो कि किलोग्राम चीनी दे दो तो वो भी अधूरी है। अगर आप कह दो 5 चीनी दे दो तो वो भी अधूरा है। तो आपको प्रॉपर वे में दोनों को एक साथ बोलना पड़ेगा कि 5 किलोग्राम मतलब यूनिट। तो 5 मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब हो गया किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब जाके दुकानदार समझेगा कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है? चीनी की मास की बात कर रहा है। जैसे आपसे मैंने बोला कि बच्चे इस रूम का टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आप बताएंगे सर इस रूम का टेम्परेचर हो रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा 26 डिग्री सेल्सियस मतलब आपने टेम्परेचर की बात करी है। तो यहां पे फिजिकल पैरामीटर क्या है? टेम्परेचर है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या बताया? 26 मतलब मैग्नीट्यूड और डिग्री सेल्सियस मतलब इसका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। समझ में आ गया? तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट बराबर पड़ेगी। तो होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसे फटाफट से कॉपी करिए। फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा इससे ज्यादा आपसे आपका जो आपके टीचर है वो आपसे नहीं पूछेंगे। बस इस बात का थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान आपको रखना है। क्या रखना है? कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होगा। u को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारा n वैसे वैसे क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए इसको कॉपी करिए। तो फिर अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात करेंगे। क्या बात करेंगे देखते हैं, चलिए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है,
हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ टू मेन फैक्टर। पहले तो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल पैरामीटर की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए जैसे वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन हो गया, उसकी डायरेक्शन होती है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग पहले डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे। जब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बच्चे, तो ये आपके होते हैं तीन प्रकार के या तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चे। और थर्ड आपका होता है टेंसर क्वांटिटी। थर्ड क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चे, तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो बच्चे ये तीन तरह के होगा। इजी है बच्चे। जब आप फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिपेंडेंसी, तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होगी, बट मैं यहां पे इसको तीन तरह से बताऊंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको भी आप तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं बच्चे। पहला आपका होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है बच्चे। इन्हें हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। सेकंड हमारा होता है ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके बच्चे। और थर्ड हमारा होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमें बात ये आती है कि सर हमें इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है? तो ऑफ कोर्स मैं आपसे कहूंगा बच्चे, आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है। जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। फिर हम इसमें आपसे डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ये हमारा अलग से एक यूनिट है। ठीक है, तो पहले आप ये देखेंगे, हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बच्चों तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग अब पहले पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए। हाँ बच्चों, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे से पॉज करना पड़ा है बार बार, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं रफ करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पॉज करना पड़ता है पीछे जाकर। ठीक है, तो हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ओके बच्चे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू द एमके सिस्टम, एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तीन तरह के होते हैं। बट ये होता क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, है ना। तो लिख लीजिए, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other physical quantity, physical quantity जो किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम। और बच्चे एमकेएस सिस्टम को फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू द एमकेएस सिस्टम दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी आर थ्री काइंड्स ऑफ, ठीक है ना, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ, ये तीन तरह के होते हैं बच्चे। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, और थर्ड होता है टाइम। ओके बच्चे, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, स्टार्टिंग में जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नहीं आया था तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से पहले ये माना जाता था कि हमारे पास सिर्फ तीन ही बेस क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम होता है। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं बच्चे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो ये हमारा थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। अब बात आती है कि हम इसका यूनिट क्या रखते हैं, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्लास 11th में एक टॉपिक और बढ़ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब इस फिजिकल पैरामीटर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, चलिए इसे आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, हम इसको फटाफट से रब करते हैं। हाँ बच्चों, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी आपने देखा कि तीन तरह का होता है अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम। बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या यू कह सकते हैं according to the system of international physical quantities can be classified in three categories. पहला fundamental physical quantity, दूसरा derived quantity and third supplementary physical quantity. तो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी classified into थ्री टाइप्स। इनको तीन तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं बच्चे। पहला आपका होता है फंडामेंटल, सेकंड होता है डिराइव्ड, और थर्ड आपका होता है सप्लीमेंट्री। अब आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है? हाँ बच्चे, नया है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अनुसार कि उसके अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते थे, फंडामेंटल एंड ड्राइव। बट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसका क्लासिफिकेशन है, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया है बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, बच्चे इसको अंडरलाइन कर लेना, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग मतलब बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और 2 तरह की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इनफाइनाइट बहुत ढेर सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहां पे कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो पहली होगी मास, सेकंड होगी लेंथ। बच्चे हम यहां पे लेंथ को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चे, यहां पे हम इसको रेडियस भी बोल सकते हैं बच्चे, यहां पे उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और थर्ड होती है टाइम, फोर्थ होती है टेम्परेचर, फिफ्थ होती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ होती है बच्चे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट होती है बच्चे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है बच्चे, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहां पे लिख देता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 तरह की होती हैं और ड्राइव तो बहुत है, लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ढेर सारे। इसको मैं इसको बताता हूं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और ये होती हैं 2 तरह की, ये बच्चे 2 तरह की होती हैं। एक आपका होता है प्लेन एंगल, सेकंड आपका होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। बच्चे आपको याद है मैंने प्लेन एंगल सॉलिड एंगल आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बट ये जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं ना, वो किसके अकॉर्डिंग है बच्चे, वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 7 होती हैं। अब इसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है बच्चे। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। ओके, कॉपी करिए इसे फटाफट से। हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज and 2 supplementary physical quantities, and these 7 physical quantities which covers entire span of physics। पूरे फिजिक्स को समझने के लिए आप ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को समझ जाइए, सारी फिजिक्स कवर हो जाएगी आपकी। यही तो बोला गया विच कवर्स एंटायर स्पैम ऑफ फिजिक्स, ये सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स को आपको कवर कर लेंगी। तो बच्चे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये आपके सामने है 7, करस्पॉन्डिंग इनकी एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वाली यूनिट है। और इस यूनिट का क्या रिप्रेजेंट, क्या सिंबल यूज करते हैं, साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ये एक नई चीज है जो आपकी क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुई है, इसको हम लोग बहुत ही डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। अभी इसको समझिए कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम डायमेंशनल फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास की जो एसआई यूनिट है वो होती है किलोग्राम, और इसका सिंबल, हम किलोग्राम का सिंबल कैसे यूज करते हैं, स्मॉल के स्मॉल जी। और बच्चे मास को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम लिख देना और ब्रैकेट क्लोज कर देना, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से लेंथ को हम, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होगा, और साथ ही साथ इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एल, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल लिख देना, ठीक है। नाउ इसी तरह से टाइम, टाइम की एसआई यूनिट, सॉरी हाँ, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। और सेकंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल ई और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी लिख देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अगेन टेम्परेचर, बेटे टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखो बच्चे इसे क्या बोलते हैं, ये आपका होता है बेस क्वांटिटी, ये क्या होती है, बेस क्वांटिटीज होती हैं, याद रखना दीज आर द बेस क्वांटिटीज। बट अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने इन सबको जोड़ दिया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और केल्विन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के साथ, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसका सिंबल, एम्पियर का सिंबल क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसको आप लाइट इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है कैंडिला, CANDELA, कैंडिला, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल सी स्मॉल डी, और साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल सी स्मॉल डी लिख देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बच्चे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होती है मोल, एसआई यूनिट क्या होती है मोल। सिंबल क्या यूज करते हैं मोल का, MOL यूज करते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर MOL यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये है फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विद देयर एसआई यूनिट्स, देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एंड देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको अच्छे से कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बच्चों प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल को हम लोग D5 से डिनोट करते हैं। पहली बात, ये एक ऐसा एंगल होता है जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, दिस एंगल इज फॉर्म्ड इन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे स्क्वायर के बीच में, जैसे स्क्वायर आप समझ में आ रहा है क्या, जैसे ये स्क्वायर हो गया ना, तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, सब क्या होते हैं टू, इससे बोलते हैं प्लेन एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड प्लेन एंगल्स होते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल एक सर्किल में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है सर्किल में, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्क लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, अर्क लेंथ बोलते हैं, उसको DS से डिनोट करते हैं। बच्चे ये होता है सेंटर ऑफ द सर्किल और ये होता है रेडियस, और आपको पता है रेडियस तो सेम होता है, जब कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो सेम रेडियस के सर्किल में मूव करता है। तो बच्चे प्लेन एंगल बराबर कैसे डिफाइंड है, प्लेन एंगल बराबर डिफाइंड है DS/R, याद रखिएगा, ठीक है। प्लेन एंगल बराबर अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, देखिए अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और रेडियन इज द SI यूनिट, याद रखिएगा, रेडियन इज द SI यूनिट। नाउ एक नोट करने वाली बात है, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। मतलब डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि बच्चे आप एक बात बताइए, 120 डिग्री को कन्वर्ट इनटू रेडियन, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, 120 डिग्री लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय π/180 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, तो बचेगा 2π/3। तो बच्चे आपने 120 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये किस में होता है बच्चे, रेडियन में होता है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन फैक्टर है ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर, इससे अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लेन एंगल, अब सेकंड हमारा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम लोग D सिग्मा से यूज करते हैं। दिस एंगल इज फॉर्म्ड इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कोई भी जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती है, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड कोन हो गया, है ना, जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन है, मान लीजिए छोटा सा पोर्शन है, और ये पोर्शन, ये मान लीजिए छोटा सा पोर्शन है, और ये पोर्शन इस सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है ना, ये पोर्शन इस सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, D5 या D सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये होता कितना है, एक तो स्फीयर का ये वाला पोर्शन, स्फीयर का ये वाला पोर्शन इस सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो जो एरिया एंगल सस्टेन कर रहा है, जो सरफेस का एरिया, तो उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। जैसे इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, है ना। कोन पे देखो ये एरिया, इस पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इस बेस का एरिया डिवाइडेड बाय यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो देखो जैसे हमने ये रेडियस निकाल दी, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बॉडी इसलिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। होप सो की बात समझ में आ गया होगा। तो DA मतलब हो गया एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वो पार्ट जो सेंटर पे एंगल सस्टेन कर रहा है, उसका एरिया। और R क्या है, L मतलब हो गया वो रेडियस, है ना। यहाँ पे जैसे स्लैंट हाइट है, तो स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो एरिया अपॉन स्लैंट हाइट सॉलिड कोन के केस में, और एरिया अपॉन रेडियस स्फीयर के केस में। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। ये किस केस में होगा, सॉलिड स्फीयर के केस में। एरिया अपॉन स्लैंट हाइट किस केस में होगा, सॉलिड कोन के केस में होगा। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, याद रखिएगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल से रिलेटेड इतनी ही चीज इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ आपसे पूछेगा नहीं। बस आपसे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्रिक्वेंटली पूरे फिजिक्स में यूज होगा, जबकि इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है।
तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटीज एंड पैरामीटर्स में फंडामेंटल यूनिट मैंने पढ़ लिया। अब हम लोग यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट बाद में देखेंगे। हम लोग ने 3 तरह की फिजिकल पैरामीटर हमारे होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल पैरामीटर, ड्राइव पैरामीटर, और थर्ड हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल पैरामीटर। तो पहला तो हमें समझ में आ गया, पहला क्या था, फंडामेंटल फिजिकल पैरामीटर। अच्छा, दूसरा क्या था, ड्राइव फिजिकल पैरामीटर था। अब बात करते हैं ड्राइव फिजिकल पैरामीटर की। तो फंडामेंटल पैरामीटर आपने देख लिया, सप्लीमेंट्री फिजिकल पैरामीटर देख लिया, अब थर्ड हमारा आता है ड्राइव फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग ड्राइव फिजिकल पैरामीटर। तो बच्चों, ड्राइव फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी या पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे फिजिकल पैरामीटर पे या क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन आपको पता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी भी डिपेंड नहीं करती, बट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो लिख लीजिए, सच फिजिकल क्वांटिटी विच are depend on any other physical quantity, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकती हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बताएंगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are depend on any other physical quantities। any other physical quantities मतलब fundamental physical quantities। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वॉल्यूम। अब भैया वॉल्यूम कैसे होता है, अगर कोई क्यूबाइट है, उस क्यूबाइट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, ड्राइव क्वांटिटी मिलेगा। तो बच्चे ये वॉल्यूम क्या है, ये एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये L, ये B और ये H, ये सब क्या है बच्चे, ये सब है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मान लेते हैं डेंसिटी। क्या ले लेते हैं, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डेंसिटी। बच्चे आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बट बच्चे अब आप क्लास 11th में इस डेंसिटी को सिर्फ डेंसिटी मत बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा मास डेंसिटी। क्या बोलिएगा, मास डेंसिटी। तो मैं यहां से आपको मिटा के लिख देता हूं मास डेंसिटी, क्योंकि क्लास 11th और 12th में आपको अब 2 और तरह की डेंसिटी पढ़नी है, चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और मास डेंसिटी को भी आपको 3 तरीके से पढ़ना है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये कौन सी डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो मास डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और बच्चे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप देखो, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से या डी से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से क्या बन गई, एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई, है कि नहीं। तो यहां पे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बट यहां पे मास क्या है, मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पे H, चाहे हाइट ले लो, ब्रेथ ले लो, लेंथ ले लो, ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये अच्छे एग्जांपल्स आपके हो गए, होप सो कि यहां पे समझ में आ गया। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे कि क्या हो गया, फोर्स, प्रेशर, अरे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अब आप पढ़ने वाले हो ना, ये सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे फोर्स, जैसे क्या होता है फोर्स, अच्छा फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू ए, बोलो हो है कि नहीं,
m क्या है, मास। अच्छा, एक्सलेरेशन बराबर क्या होता है, एक्सलेरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v की जगह क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर से टाइम आ गया तो ये हो जाएगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी का स्क्वायर। तो बच्चे देखो, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और देखो, तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से क्या मिल गया हमें, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। तो याद रखिएगा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटीज बनती हैं उन्हें हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहां पे बेटा ये क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और बाकी तो आपको समझ में आ गया, मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो बस आप जरा ध्यान रखिएगा कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, सच क्वांटिटीज which are made up of two or more than two fundamental physical quantities। ठीक है बच्चे, तो इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखो जैसे प्रेशर हो गया, है नहीं बच्चे, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, ओके बच्चे, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे डेंसिटी हो गई। और बच्चे और बताओ क्या है, अरे बहुत ढेर सारा है, एक दो नहीं है, बहुत है। जैसे प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, है ना, जैसे टॉर्क हो गया, जैसे वर्क डन हो गया, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अरे बहुत ढेर सारे हैं। अब जो आप पढ़ने वाले हो ना वो सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट इस बात का ध्यान रखना, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया नाउ टेल मी 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, या आपसे ये पूछ लिया गया 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, तो 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आप याद रखिएगा। 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं बच्चे, मास, लेंथ एंड टाइम, इसे ही बोलते हैं 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी तो हम जितना भी पढ़ेंगे ना सब हमारी क्या होगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये बोला कि 3 को छोड़कर 4 और होती हैं, मास, लेंथ, टाइम तो होता है, टेम्परेचर भी होता है, करंट भी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी हम फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मान सकते हैं। इनको छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे सब किस में आ जाएगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। और जैसे जैसे हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उनके बीच में जैसे जैसे फिजिकल पैरामीटर्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कौन कौन सी हैं फिजिकल फंडामेंटल है कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। होप सो कि यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल पैरामीटर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड पे, और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट को अभी हमने तो अभी आपको नहीं बताया, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट पे, जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। देन इसके बाद हमने आपको ये बताया कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मैंने आपको बताए, फिर मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया। पहला क्लासिफिकेशन में किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती हैं। और टेंसर क्वांटिटीज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ना तो वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं और ना ही वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, है ना, बहुत ढेर सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिर मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज,
ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तीन तरह की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम। बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये 7 तरह की होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। और दो तरह की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट्स याद रखिएगा, इनके फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है जी। और हमारी कई तरह की होती हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं। ठीक है जी। इसके मैंने बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स लिखे और होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। सब टीचर अच्छे हैं, हर टीचर अच्छा है, बट ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आप पढ़ पाएंगे, कैसे आप कर पाएंगे, आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मार्क्स, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप मार्क्स के पीछे भागिए। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बहुत अच्छा, तो आपको मार्क्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चीजें बहुत ही स्मूथ होती जाएंगी, बहुत ही स्मूथ चलती चली जाएंगी। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कोई इंप्रूवमेंट और अगर करना है तो मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से थोड़ा सा बेटर, अब आपका ये वीडियो क्वालिटी भी बेटर हुई होगी, थोड़ा सा वॉल्यूम भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं माइक्रोफोन, ये वायरलेस माइक्रोफोन में लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ आज मैंने कुछ दिन पहले मैंने नया मोबाइल भी लिया है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी और साथ ही साथ वॉइस की क्लियरिटी भी अच्छी होगी। तो बच्चों फिर भी थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाती है तो प्लीज माफ करिएगा। तो मेरे पास जितना बजट था मैंने उस बजट में लेने की कोशिश करी है। चीज़ें जैसी जैसी अच्छी होती जाएंगी, इंप्रूव होती जाएंगी, तो मैं चीज़ों को और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।